नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कह सकते हैं प्यारी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी नादान दोस्त पर बात करेंगे। उसके कुछ खास हिस्सों को जरा गहराई से देखेंगे। स्रोत के तौर पर हमारे पास कहानी के मुख्य अंश है ही, जिनसे हम केशव और श्यामा की कहानी को, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का मकसद बस यही है कि उन दो छोटे बच्चों की दुनिया में झांका जाए, उनकी वो मासूम सी जिज्ञासा, उनके नेक इरादे और कैसे मतलब अनजाने में उनकी एक कोशिश का अंजाम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हाँ, ये कहानी बचपन की उस नादानी और उसके नतीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है ना। हाँ हाँ। तो कहानी शुरू होती है जैसा आपने कहा, केशव के घर के कॉर्निस पर। वहां एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। अब केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा के लिए तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। उनके लिए तो जैसे दुनिया ही बदल गई। बिल्कुल। और दोनों बच्चे हर सुबह आंखें मलते हुए सीधे कॉर्निस के सामने पहुंच जाते हैं। दूध और जलेबी भी भूल जाते हैं। उन्हें तो बस चिड़ा और चिड़िया को वहां आते जाते देखना अच्छा लगता है। और उनके नन्हे से मन में मतलब सवालों का तूफान सा उठ खड़ा होता है। अरे, ये अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे, कितने होंगे? हाँ। और बच्चे कैसे निकलेंगे उनमें से? बिल्कुल, ये बच्चों की वो स्वाभाविक उत्सुकता है जो साफ दिखती है यहाँ। उनके आसपास की दुनिया को समझने की ये पहली सीढ़ी होती है ना? हम्म। ये सवाल, बच्चे क्या खाते होंगे, घोंसला कैसा होगा, उनके पर कैसे आएंगे, ये सब दिखाता है कि वो अपने छोटे से दायरे से बाहर निकलकर कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये सीखने की एक गहरी इच्छा है। बिल्कुल, एक ललक। हाँ। और मजे की बात ये कि इन सवालों का जवाब देने वाला घर में कोई था ही नहीं। अम्मा को घर के काम धंधों से कहाँ फुर्सत थी और बाबूजी अपने पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। सही बात है। तो बच्चे बेचारे क्या करते? तो आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा जो छोटी थी वो पूछती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे क्या? मासूम सवाल। और इस पर केशव, वो थोड़ा बड़ा भाई होने के नाते बड़े विद्वानों जैसा गर्व के साथ जवाब देता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, सोच तो जरा। ये बातचीत उनकी मासूमियत और एक दूसरे पर वो जो निर्भरता होती है ना, उसको दिखाती है। ज्ञान की कमी को वो अपनी कल्पना और आपसी समझ से भरने की कोशिश कर रहे हैं। केशव का जवाब चाहे अधूरा ही हो, श्यामा के लिए उस वक्त का सबसे बड़ा सच था। बिल्कुल। लेकिन ये मासूम जिज्ञासा ये धीरे धीरे चिंता में बदलने लगती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बच्चों को लगता है कि भाई अब तक तो अंडे से बच्चे जरूर निकल आए होंगे। हाँ, इंतजार जो हो रहा था। और फिर उनके सामने एक बड़ा सवाल आ जाता है कि भाई इन बच्चों के खाने का क्या होगा? चिड़िया बेचारी इतनी छोटी सी, वो इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके? यहीं पर उनकी चिंता गहरी होती है। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं वो बच्चे बेचारे भूख के मारे चू चू करके मर ही न जाएं। सही में। देखिए, यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। बच्चों की चिंता सिर्फ चिंता नहीं रहती, वो एक गहरी सहानुभूति में बदल जाती है। वे चिड़िया और उसके जो अजन्मे बच्चे हैं, उनकी परेशानी को महसूस कर रहे हैं, उसे सचमुच अपनी परेशानी समझ रहे हैं। हाँ हाँ। और इससे भी आगे बढ़कर वो सिर्फ महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस समस्या का हल निकालने की ठान लेते हैं। ये उनकी वो क्या कहते हैं, सक्रिय सहानुभूति, एक्टिव एम्पैथी का बड़ा उदाहरण है, भले ही वो थोड़ी नासमझी भरी हो। हाँ, और उनका हल भी उतना ही मासूम होता है। उन्होंने फैसला किया कि चलो कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा तो ये सुनकर खुश हो गई कि चलो अब चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा, माँ की तरह उसे भी आराम मिलेगा। बच्चों वाली सोच। लेकिन तभी केशव के दिमाग में एक और मुश्किल कौंधती है। अरे, बच्चों को वहां धूप भी तो लगती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर तो कोई छाया भी नहीं है। यही उनकी नेक नियति साफ झलकती है। उनकी चिंताएं और योजनाएं वो पूरी तरह से मदद करने के इरादे से भरी हैं। वो समस्या का समाधान अपनी सीमित समझ और अनुभव के अनुसार ही कर रहे हैं। हाँ। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रखने का प्रस्ताव तो पास होता ही है, साथ में घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाने का भी फैसला हो जाता है। उनकी नज़र में ये अंडों और आने वाले बच्चों की हिफाजत का सबसे पक्का और ज़रूरी इंतजाम है। वो असल में मदद करना चाह रहे हैं बस। और फिर शुरू होती है इस बड़ी हिफाजत की तैयारी। दोनों बच्चे बड़े चाव से, पूरी लगन से इस काम में जुट जाते हैं। श्यामा चुपके से माँ की नजर बचाकर मटके से चावल निकाल लाती है, चोरी छुपे। हाँ। और केशव और भी होशियारी दिखाता है। पत्थर की पुरानी प्याली जिसमें तेल जमा था उसे लेता है, तेल चुपके से जमीन पर गिरा देता है और प्याली को खूब रगड़ रगड़ कर साफ करके उसमें पानी भरता है। दाना और पानी का इंतजाम तो हो गया। उनका ये तरीका, ये जुगाड़
बच्चों की समस्या समाधान की अद्भुत क्षमता दिखाता है। साधन सीमित हैं, लेकिन इरादा पक्का है। वो अपने आसपास मौजूद चीजों से ही अपनी योजना को पूरा करने में जुट जाते हैं। लेकिन अब असली मुश्किल सामने आती है कि भाई चांदनी मतलब छाया के लिए कपड़ा कहाँ से आए, और उससे भी बड़ी बात, ऊपर कार्निस पर बिना किसी सहारे के कपड़ा ठहरेगा कैसे? छड़ियां कहाँ से आएंगी और वो खड़ी कैसे होंगी? ये तो बड़ी दिक्कत थी। केशव काफी देर तक इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है, सोचता रहता है, कोई तरकीब निकालता है। आखिरकार वो ये मुश्किल भी हल कर ही लेता है। श्यामा से कहता है, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, लेकिन देख अम्मा जी को पता न चले। अच्छा, ये दिलचस्प है कि कैसे वो एक समस्या का हल दूसरी समस्या से निकाल रहा है। टोकरी छाया तो कर देगी, लेकिन वो खुद एक समस्या है, उसे टिकाएंगे कैसे? और फिर श्यामा एक और कमी बताती है कि टोकरी तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से तो धूप नीचे जाएगी। हाँ, पर केशव अब पूरे जोश में। वो झुंझला कर कहता है, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई तरीका निकालूंगा। भाई वाह! और श्यामा बेचारी दौड़कर टोकरी उठा लाती है। केशव फौरन उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस देता है, फिर टोकरी को एक पतली टहनी से टिकाकर श्यामा को दिखाता है, देख ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा। अब बता, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा तो मान गई होगी। हाँ, श्यामा मन ही मन सोचती है, भैया कितने चालाक हैं। उसे तो पूरा यकीन हो जाता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। ये चालाकी असल में उनकी नादानी का ही हिस्सा है। वे अपनी तरफ से हर कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका ये हस्तक्षेप, ये मदद ही शायद सबसे बड़ी गड़बड़ साबित हो सकती है। वो प्रकृति के काम में दखल दे रहे हैं, बिना उसके नियमों को जाने। बिल्कुल। खैर, आगे बढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा ने दोनों बच्चों को दोपहर में खाना खिलाकर कमरे में सुला दिया और दरवाजा बंद करके खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी? वो तो बस मौके का इंतजार कर रहे थे। अम्मा जी को धोखा देने के लिए दोनों सांस रोके आंखें बंद किए पड़े रहे। जैसे ही उन्हें लगा कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं। हाँ, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। मिशन हिफाजत शुरू होने वाला था। अब असल काम शुरू होगा। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन स्टूल काफी नहीं था। कार्निस ऊंची थी, तो फिर वो नहाने की चौकी घसीट कर लाया और स्टूल के नीचे रखी। अब जाकर कुछ ऊंचाई बनी। फिर डरते डरते कांपते हुए स्टूल पर चढ़ा। मुश्किल काम था ये तो। हाँ, और बेचारी श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को मजबूती से पकड़े हुए थी। लेकिन स्टूल की चारों टांगें बराबर नहीं थी, शायद पुरानी हो गई होंगी। तो जिस तरफ भी केशव का वजन ज्यादा पड़ता, स्टूल जरा सा हिल जाता था। ओह! उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी मुश्किल से वो अपना संतुलन बनाता होगा, ये तो वही जानता था। वो दोनों हाथों से ऊपर कार्निस को पकड़ लेता और नीचे खड़ी श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अरे अच्छी तरह पकड़ना, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर लगा हुआ था। वो बार बार उधर ही देखती और इस चक्कर में उसके हाथ ढीले पड़ जाते। बच्चों का ध्यान तो भटकता ही है। ये दृश्य उनकी लगन और उनके सामने आई जो भौतिक बाधाएं थीं, उनको दिखाता है। वो अपने नेक मकसद के लिए शारीरिक जोखिम भी उठा रहे हैं। केशव का डरना, श्यामा का ध्यान भटकना, ये सब उनके बच्चे होने का सबूत है। लेकिन उनका इरादा पक्का था, अडिग था। आखिरकार जैसे ही केशव ने कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां जो शायद वहीं बैठी थीं, फुर से उड़ गईं। केशव ने कार्निस पर झांका। उसने देखा कि वहां थोड़े से बिखरे हुए तिनके पड़े हैं और उन तिनकों पर 3 अंडे रखे हैं। वैसा करीने से बना हुआ गोल सा घोंसला जैसा उसने पेड़ों पर देखा था, वैसा तो कुछ भी नहीं था। ये देखकर उसे शायद थोड़ी हैरानी हुई होगी। लगा होगा कि ये कैसा घर है। हाँ, श्यामा ने नीचे से बेचैनी से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? कितने बच्चे? केशव ने जवाब दिया, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। और यही कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है ना? ये वो पल है जहां नेक इरादे और मासूमियत अज्ञानता के साथ मिलकर विनाश की नींव रखते हैं, कह सकते हैं। पहली बार केशव अंडों को इतने करीब से देख रहा है। हाँ। और उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि ये ठीक से नहीं रखे हैं, बस यूं ही बिखरे तिनकों पर पड़े हैं। उसे लगता है कि चिड़िया ने ठीक से घर नहीं बनाया। अब वो अपनी समझ और नेक इरादे के अनुसार उनकी बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश करेगा, बिना ये जाने कि इसका असली नतीजा क्या होने वाला है। उसका इरादा है आराम पहुंचाना, लेकिन हाँ बिल्कुल। श्यामा नीचे से फिर कहती है, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े अंडे।
हाँ। केशव कहता है हाँ हाँ दिखा दूंगा, पहले जरा कुछ चिथड़े मतलब कपड़े के टुकड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे नंगे ही तिनकों पर पड़े हैं, चुपते होंगे। ओहो। ये सोच श्यामा फौरन दौड़कर जाती है और अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आती है। केशव झुककर कपड़ा ले लेता है, उसकी कई तहें करके एक मुलायम गद्दी जैसी बनाता है और उसे बड़े एहतियात से तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे धीरे उठाकर उस गद्दी पर रख देता है। उसे लगता है कि अब अंडे ज्यादा आराम से हैं। यहीं वो अनजाने में सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, अंडों को छूना। चिड़ियों की दुनिया में इंसानी स्पर्श, इंसानी गंध अक्सर खतरे का संकेत होती है। उसे लग रहा है कि वो अंडों को आराम दे रहा है, उन्हें तिनकों की चुभन से बचा रहा है, लेकिन असल में उसने उन अंडों पर अपनी गंध छोड़ दी है, उनकी प्राकृतिक स्थिति को बदल दिया है। श्यामा नीचे से फिर जिद करती है, हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहता है हाँ भाई दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं, बेचारों को धूप लगती होगी। एक के बाद एक मदद। हाँ, श्यामा नीचे से टोकरी पकड़ा देती है। केशव टोकरी को एक टहनी के सहारे टिकाकर अंडों के ऊपर छाया कर देता है। फिर कहता है जा अब दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं नीचे उतर आऊं फिर तुझे चढ़ा दूंगा, तू भी देख लेना। अच्छा। श्यामा दौड़कर प्याली और चावल भी ले आती है। केशव टोकरी के नीचे दोनों चीजें हिफाजत से रख देता है और फिर आहिस्ता से नीचे उतर आता है। काम पूरा हो गया। उसने अपनी तरफ से अंडों के आराम का पूरा इंतजाम कर दिया। मुलायम बिस्तर, धूप से बचाव, खाना पानी, सब कुछ नेक इरादे से किया गया, लेकिन ये सारा इंतजाम प्रकृति के नजरिए से एक बड़ा हस्तक्षेप था। अब श्यामा गिड़गिड़ाकर कहती है अब हमको भी चढ़ा दो भैया प्लीज, पर केशव साफ मना कर देता है, नहीं तू गिर पड़ेगी। डर गया वो भी। हाँ, श्यामा कहती है मैं न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव कहता है ना भैया, कहीं तू गिरगिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही इसे चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, घोंसला बिल्कुल बढ़िया हो गया है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे मजे से। उसे अब भी लग रहा है कि सब ठीक है। लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। दोनों चिड़ियां जो उड़ गई थीं वापस आती हैं। वो बार बार कार्निस के पास आती पर बैठती नहीं, बस चक्कर लगाकर उड़ जाती। ये तो गड़बड़ का संकेत था। केशव उन्हें देख पर आ रहा सोचता है शायद हम लोगों के डर के मारे नहीं बैठती। ये सोचकर वो स्टूल उठाकर वापस कमरे में रखाता है। चौकी भी जहां की थी वहां रख देता है। उसे लगता है कि उनके हट जाने से चिड़िया वापस आकर अंडों पर बैठ जाएंगी। केशव का ये सोचना भी उसकी नादानी का ही प्रमाण है। चिड़ियां उनके डर से नहीं, बल्कि अंडों से आ रही इंसानी गंध और वो जो बदली हुई व्यवस्था थी उसके कारण परेशान है। अंडों का छुआ जाना, उनके नीचे कपड़ा बिछाया जाना, ये सब चिड़ियों के लिए संकेत हैं कि घोंसला अब सुरक्षित नहीं रहा, वो गंदा हो गया है। हाँ हाँ। उनका बिना बैठे उड़ जाना इसी बात का दुखद संकेत है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है जिसे बच्चे समझ नहीं पा रहे। केशव को लगता है कि उसने आराम दिया है, जबकि उसने अनजाने में अंडों को त्याग दिए जाने की भूमिका तैयार कर दी है। उधर श्यामा अब भी नाराज है, आंखों में आंसू भरकर कहती है तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, मैं अम्मा जी से कह दूंगी तुम्हारी शिकायत। बच्चों का झगड़ा। हाँ, केशव उसे धमकाता है, देख अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, पहले ही कह देता हूं। श्यामा पूछती है तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव अपनी सफाई देता है, और कहीं गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते तेरे। क्या जवाब है। श्यामा चिढ़कर कहती है हो जाते, देख लेना मैं जरूर कह दूंगी। बच्चों का ये झगड़ा चल ही रहा होता है कि माँ आ जाती है। हाँ, इतने में कोठरी का दरवाजा खुलता है और माँ बाहर आती हैं। वो नींद से उठी थीं, तेज धूप से आंखों को बचाते हुए पूछती हैं तुम दोनों यहाँ बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को बाहर मत निकलना। किसने किवाड़ खोला। अब क्या होगा। किवाड़ तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं बताई। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। शायद ये भाई के लिए मोहब्बत थी, या शायद इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार होने की वजह से उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। हो सकता है। माँ दोनों को डांट डपटकर फिर कमरे में बंद कर देती हैं और अंदर ले जाकर खुद धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगती हैं। गर्मी थी, थोड़ी देर में पंखे की हवा खाकर दोनों बच्चों को नींद आ जाती है। ये छोटा सा झगड़ा और माँ का हस्तक्षेप कहानी में एक ठहराव सा लाता है, लेकिन ये शायद आने वाले तूफान से पहले की शांति जैसा है। बच्चों के बीच का ये मनमुटाव भी उनकी उम्र के हिसाब से स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें अभी अंदाजा नहीं कि उनका किया हुआ काम कितना बड़ा रूप लेने वाला है। और फिर शाम 4 बजे यकाएक श्यामा की नींद खुलती है। देखती है कि कमरे के किवाड़ खुले हुए हैं। वो फौरन दौड़ी हुई कार्निस के पास जाती है और ऊपर की तरफ ताकने लगती है।
पर टोकरी का कहीं पता नहीं था। अरे संयोग से या शायद किसी अनहोनी की आशंका से उसकी नजर नीचे जमीन पर जाती है और वो जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाती है और जोर से चिल्लाती है, भैया भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। ओ, ये तो बहुत दुखद हुआ। केशव घबरा कर उठता है और दौड़ा हुआ बाहर आता है तो क्या देखता है कि तीनों के तीनों अंडे नीचे जमीन पर गिरकर टूटे पड़े हैं और उनसे कोई सफेद चूने जैसी पतली चीज बाहर निकल आई है। पास ही पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। सब खत्म। ये देखते ही केशव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो एकदम सन्न रह जाता है, सहमी हुई आंखों से बस जमीन पर पड़े उन टूटे अंडों को देखता रहता है। ये कहानी का सबसे दुखद चरम बिंदु है। बच्चों की सारी मेहनत, उनकी नेक दिली, उनकी हिफाजत की पूरी योजना, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। और नतीजा क्या निकला? अंडों की बर्बादी। हाँ, केशव का दुखी होकर बस इतना कह पाना, अंडे तो फूट गए। और फिर श्यामा का वो मासूम सवाल, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? इस पर केशव का जो झल्लाया हुआ जवाब आता है, तेरे सर में देखती नहीं है अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। ये उसकी घबराहट, उसकी निराशा और उसकी समझ की पूरी कमी को दिखाता है। उसे अब भी ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती है। उसे शायद लग रहा है कि बच्चे बनने से पहले ही अंडे नीचे गिर गए या टूट गए। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि उनके हस्तक्षेप का इसमें क्या रोल है। और तभी माँ हाथ में एक पतली सी सोटी यानी छड़ी लिए हुए बाहर आती हैं और पूछती हैं, तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? अम्मा क्या कहेंगी? श्यामा झट से कहती है, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ पास आके टूटे हुए अंडों को देखती हैं और फिर गुस्से से बच्चों की तरफ मुड़कर पूछती हैं, तुम लोगों ने अंडों को छुआ था क्या? सीधा सवाल। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आता। उसे शायद अब लगने लगा था कि भैया ने ही अंडों को ठीक से नहीं रखा होगा, तभी वो नीचे गिर पड़े। उसे लगता है कि भैया को इसकी सजा मिलनी चाहिए। वो फौरन बोल पड़ती है, हाँ, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। यहाँ श्यामा का बदलता व्यवहार भी ध्यान देने लायक है। पहले वो भाई को पिटने से बचा रही थी, लेकिन अब सच उगल देती है। शायद उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है और उसका जिम्मेदार भाई है। हाँ, हो सकता है। माँ केशव से पूछती है, क्यों रे, तूने छुआ था? केशव डर के मारे भीगी बिल्ली बना चुपचाप खड़ा रहता है। माँ फिर पूछती है, तू वहां कार्निस तक पहुंचा कैसे? श्यामा फिर बताएगी। हाँ, श्यामा फिर बता देती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। अब केशव भी कहाँ चुप रहने वाला था। वो श्यामा पर इल्जाम लगाता है, तू ही तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी ठीक से। श्यामा भी पलट कर कहती है, तुम्ही ने तो कहा था मजबूती से पकड़ने। बच्चों की लड़ाई फिर शुरू। बच्चों की आपसी कहासुनी सुनकर माँ समझ जाती हैं। तब वो केशव को समझाती हैं, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। माँ का ये छोटा सा स्पष्टीकरण बच्चों के लिए और शायद कहानी पढ़ने वाले बहुत से लोगों के लिए भी पूरी पहेली को सुलझा देता है। उनकी तथाकथित मदद ही अंडों के नष्ट होने का असली कारण बनी। सेती नहीं का मतलब है कि चिड़िया उन अंडों को अब अपना नहीं मानते, उन्हें त्याग देती है, उन्हें सेककर बच्चे नहीं निकालेगी क्योंकि उन पर इंसान की गंध आ गई है। हाँ, ये बात बच्चों को कहाँ पता थी? श्यामा ये सुनकर डरते डरते पूछती है, तो क्या चिड़िया ने ही अंडे नीचे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ कहती हैं, हाँ, और क्या करती? जब उसने देख लिया कि अंडे गंदे हो गए तो उन्हें गिरा दिया। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। माँ का ये कहना कि पाप पड़ेगा और जाने ले ली, ये केशव के छोटे से मन पर कितना भारी पड़ा होगा। वो बेचारा रोनी सूरत बनाकर बड़ी मासूमियत से कहता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। उसे तो अब भी यही लग रहा था कि उसने आराम पहुंचाया था। हाँ, उसकी इस नादानी भरी बात पर माँ को हंसी आ जाती है, मगर केशव को अपनी इस गलती पर कई दिनों तक गहरा अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में नेक इरादे से उसने उनका सत्यानाश कर डाला था। इस बात को याद करके वो कभी कभी अकेले में रो भी पड़ता था। बहुत दुखद अंत। और वो दोनों चिड़ियां, वो फिर कभी उस कार्निस पर दिखाई नहीं दी। तो ये कहानी नादान दोस्त हमें बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि बच्चों की दुनिया कैसी होती है, मासूमियत, जिज्ञासा, सहानुभूति और नेक इरादों से भरपूर। वो मदद करना चाहते हैं, दूसरों का दर्द महसूस करते हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव की कमी के कारण उनके सबसे अच्छे इरादों वाले काम का नतीजा भी बिल्कुल उल्टा, बल्कि विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल सही। और ये कहानी सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है कि कैसे अच्छे इरादे भी बिना सही समझ, बिना पूरी जानकारी के
अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सहानुभूति जरूरी है, पर समझ के बिना वो अधूरी है, बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। हाँ, ये तो है। क्या हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया जहां हमारी मदद या हस्तक्षेप नेक इरादे के बावजूद अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम ले आया हो? ये बच्चों की नादानी का एक सार्वभौमिक सत्य है जो बड़ों पर भी लागू होता है। इस कहानी से एक और महत्वपूर्ण विचार ये उठता है कि प्रकृति के अपने नियम होते हैं, उसका अपना एक संतुलन होता है, और उसमें बेवजह का मानवीय हस्तक्षेप, चाहे वो कितने ही अच्छे इरादे से क्यों ना किया गया हो, अक्सर उस संतुलन को बिगाड़ देता है। सही कहा। केशव और श्यामा ने चिड़ियों की मदद करने की कोशिश की, उन्हें आराम देने की कोशिश की, पर नतीजा क्या हुआ? चिड़ियों ने वो जगह, वो अंडे ही छोड़ दिए। ये हमें प्रकृति का सम्मान करने और उसके कामों में अनावश्यक दखल ना देने की सीख देता है ना? बिल्कुल। और एक अंतिम विचार जो श्रोता शायद अपने साथ ले जा सकते हैं, क्या बचपन में हुई ऐसी गलतियां जिनसे अनजाने में ही सही किसी को नुकसान पहुंचता है, हमें जिम्मेदारी और अपने कर्मों के नतीजों के बारे में सबसे गहरे और स्थायी सबक नहीं सिखाती? सोचने वाली बात है। केशव का अफसोस, उसका रोना, ये सब उस सबक का हिस्सा है। कैसे इन अनुभवों से मिली सीख, चाहे वो दुखद ही क्यों ना हो, हमारे भविष्य के फैसलों, हमारे व्यवहार और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को आकार देती है। क्या यही नादानी हमें बड़ा होने पर ज्यादा समझदार और जिम्मेदार बनाती है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।